नमस्कार बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेकानंद करियर पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। अपने पिछली क्लास में कंपोस्ट बनाने की पूरी विधियों के बारे में पढ़ लिया था। टैंक था वो कैसे भरा जाता है, खाद बनाने के लिए वो सारी विधियां अपनों ने कर ली थी। अब अपने आगे नया टॉपिक करेंगे जैव उर्वरक। नया टॉपिक है अपना जैव उर्वरक। हेडिंग लगा लो जैव उर्वरक। इसमें क्या है, जैव उर्वरक होता क्या है वो लिखो आप सबसे पहले भी। जैव उर्वरक होगा क्या, तो इसमें लिख लो आप सबसे पहले जैव उर्वरक वास्तव में जैव उर्वरक वास्तव में प्राकृतिक उर्वरक है। क्या है? प्राकृतिक उर्वरक है जिसमें क्या है, जिसमें एक या एक से अधिक जीवाणु, एक या एक से अधिक जीवाणु की मिश्रित संरचनाओं का समावेश होता है। संरचनाओं का समावेश होता है जो क्या करेगा, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण, वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता रखता है। तो जैव उर्वरक क्या है? एक प्राकृतिक उर्वरक है जिसमें क्या होगा, एक या एक से अधिक जीवाणु होंगे। जैव उर्वरक क्या हो गया, एक प्रकार का प्राकृतिक उर्वरक है जिसमें क्या है, एक से अधिक प्रकार के जीवाणु मिश्रित संरचनाओं का समावेश होता है। मतलब एक या अधिक से ये जैसे कोई जीवाणु हो गया और ये हो गया, ऐसे करके एक या एक से अधिक जीवाणु हो गए। इन सभी को मिश्रित मतलब मिक्स करके मिश्रित संरचनाओं का जो समावेश होगा वो क्या कहलाएगा, जैव उर्वरक। मतलब एक या एक से अधिक जीवाणु होंगे, इकट्ठे होंगे, उन सभी को मिश्रित मतलब मिक्स करने की जो बाद जो संरचना बनेगी उनका जो समावेश है वो क्या कहलाएगा, जैव उर्वरक। इसमें क्या है, ये क्या करता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको स्थिरीकरण करने की क्षमता रखता है। मतलब जो वायुमंडल के नाइट्रोजन है उसको, नाइट्रोजन स्थिरीकरण पेड़ पौधों की वृद्धि विकास में सहायक होते हैं ना, वही चीज़ है। मतलब जो जैव उर्वरक है ये जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको स्थिरीकरण रखने की क्षमता भी रखता है। तो परिभाषा अपनी क्या होगी, जो जैव उर्वरक है वो वास्तव में कैसा है, प्राकृतिक उर्वरक है जिसमें क्या होगा, एक से अधिक जीवाणु क्या होंगे, मिश्रित संरचनाओं का समावेश होता है। एक या एक से अधिक जीवाणु होंगे, उनको मिश्रित मतलब मिक्स करके जो संरचना बनेगी उसका समावेश होगा। मतलब संरचना बनने के बाद लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, जैव उर्वरक होगा। और ये करेगा क्या, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको स्थिरीकरण मतलब सही अनुपात में रखने की क्षमता रखते हैं जैव उर्वरक। अब जैसे जैव उर्वरक है वो क्या है, कई भागों में डिवाइड किए गए हैं। तो लिख लो जैव उर्वरक के प्रकार। जैव उर्वरक के प्रकार, इसमें फर्स्ट आप लिखो राइजोबियम। सुना होगा आपने, राइजोबियम नाम में एक जीवाणु होता है जो दलहनी फसलें हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है और इसका काम क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। ये क्या होता है, तो ये क्या है, राइजोबियम एक प्रकार का जीवाणु है। इसका काम क्या होगा, ये दलहनी फसल है जैसे कि उनकी
जड़ों के गांठों में पाया जाता है और इनका काम होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। तो इसमें लिख लो, यह जीवाणु दलहनी, यह जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों में, फसलों की जड़ों में पाई जाने वाली ग्रंथियों में रहता है। यह बैक्टीरिया 50 से 100 किलोग्राम वायुमंडलीय नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकृत करने में सक्षम है। क्या कह रहा है, जो राइजोबियम नामक जीवाणु है, यह जो दलहनी फसल है उनकी जड़ों में जो ग्रंथियां होगी, मतलब उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती है। दलहनी फसलों की आप जड़ खेत वगैरह में जाओ तो अपने चने या ऐसे दाल कोई भी हो उसकी फसल लगी हो तो आप उसकी जड़ें निकाल के देखना, उनकी जड़ों में गांठें दिखाई देंगी। वो गांठें क्या है, एक विशेष प्रकार की ग्रंथियां हैं जिनमें मतलब ये जीवाणु राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। इसका काम होता है नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करना। तो जो यह बैक्टीरिया है वह 50 से 100 किलोग्राम वायुमंडलीय नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकृत करने में सक्षम है। आपको याद क्या रखना है कि जो राइजोबियम नामक जीवाणु है वो 50 से 100 किलोग्राम वायुमंडलीय नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकृत करने में सक्षम होता है। इसके बाद सेकंड लिखो, सेकंड अपना है राइजोबियम के बाद लिखो एजेक्टोबैक्टर। एजेक्टोबैक्टर ये भी क्या है, एक जीवाणु है। ये स्वतंत्र रूप से इसमें लिख लो, ये स्वतंत्र रूप से मृदा में रहते हैं, मृदा में रहते हैं। जो राइजोबियम जीवाणु है वह कहाँ होगा, दलहनी फसलों की जड़ों में जो ग्रंथियां पाई जाती है वहाँ। और जो एजेक्टोबैक्टर है ये स्वतंत्र रूप से मिट्टी में रहते हैं, कोई इनकी विशेष जगह नहीं है कि तना जड़ या कहीं पत्ती में रहे, ये स्वतंत्र रूप से मृदा में रहते हैं। और वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण कर, और वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण कर, क्या करेंगे, वायुमंडल से नाइट्रोजन का ग्रहण कर उनका स्थिरीकरण करते हैं। इस जैव उर्वरक का प्रयोग, इस जैव उर्वरक का प्रयोग गेहूं, जौ, बाजरा, सब्जियों आदि में किया जाता है। इसमें क्या है, जो एजेक्टोबैक्टर है ये स्वतंत्र रूप से मिट्टी में होंगे और ये वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करके क्या करेंगे, वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेंगे। इसका प्रयोग कौन सी फसलों में किया जाता है, गेहूं, जौ, बाजरा और सब्जियां, ये जो फसलें हैं इसमें अपने एजेक्टोबैक्टर नामक जीवाणु का प्रयोग करते हैं। किस लिए प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बनाए रखने के लिए। और जो राइजोबियम नामक जीवाणु है इसका प्रयोग कौन से कहाँ होगा, दलहनी फसलों में होगा और इसका प्रयोग भी किसके लिए होगा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बनाए रखने के लिए। फिर एजेक्टोबैक्टर में और है, एजेक्टोबैक्टर के प्रयोग से
के प्रयोग से 10 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन की बचत की जा सकती है। बचत की जा सकती है। ये जैव उर्वरक पॉलीसैकेराइड उत्पन्न करते हैं जिससे क्या होगा, मृदा संरचना में सुधार, जिससे मृदा संरचना में सुधार होता है। तो एक बार रिवीजन कर लो। जैव उर्वरक क्या होंगे, वास्तव में प्राकृतिक उर्वरक है। इसमें क्या होगा, एक से अधिक जीवाणु होंगे, उनको मिश्रित करके जो संरचनाओं का समावेश बनेगा वो क्या कहलाएगा, जैव उर्वरक कहलाएगा। और इसका काम क्या है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना। जैव उर्वरक का काम क्या है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना। अब आगे इसके पार्ट थे, तो अपने फर्स्ट पार्ट किया है राइजोबियम। राइजोबियम क्या है, जीवाणु है जो कि कहाँ पाया जाएगा, दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथियों के रूप में, ग्रंथियां होती हैं वहां पाई जाएगा। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि दलहनी फसलों की जड़ों में गांठों के रूप में यह जीवाणु पाया जाता है, जिसका काम क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का समावेश करना या नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना। यह जो है राइजोबियम नामक जीवाणु है जो क्या करेगा, 50 से 100 किलोग्राम वायुमंडलीय नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर तक समावेश रखने की या स्थिरीकृत करने की क्षमता रखता है। फिर है एजेक्टोबैक्टर। इसमें क्या था, ये वो तो दलहनी फसलों की जड़ों में है। एजेक्टोबैक्टर है जो क्या होगा, स्वतंत्र रूप से मृदा में उपस्थित होगा, कोई फिक्स जगह नहीं है, ये मिट्टी में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। इनका काम भी क्या है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। ये कहाँ से लेंगे, वायुमंडल से नाइट्रोजन। इसका उपयोग कौन कौन सी फसलों में, गेहूं, जौ, बाजरा और सब्जियों में किया जाता है। एजेक्टोबैक्टर के प्रयोग से अपने कितनी 10 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन की बचत कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, ये जैव उर्वरक पॉलीसैकेराइड उत्पन्न करते हैं। पॉलीसैकेराइड शर्करा एक वो उत्पन्न करते हैं, जिससे क्या होता है, मृदा की जो संरचना है उसमें सुधार होगा। अगर अपनी मृदा मतलब अच्छी है, अच्छा सुधार है उसमें, तो अपने को नॉर्मल सी बात है, पोषक तत्व हो गए, जो भी कोई चीज़ है उसकी आवश्यकता उसके अनुरूप ही होगी, मतलब कम ही आवश्यकता होगी। अब आगे अपना थर्ड आता है एजोस्पोइलोरम। थर्ड लिख लो, एजोस्पोइरलम। एजोस्पोइरलम ये भी क्या है, एजोस्पोइरलम क्या एक जीवाणु है। इसमें क्या होगा, यह जीवाणु राई, बाजरा तथा ज्वार के पौधों की जड़ों, ज्वार के पौधों की जड़ों के साथ रहता है। यह पर्णहरित की मात्रा को बढ़ाता है। यह पर्णहरित की मात्रा को बढ़ाता है। यह जीवाणु मृदा में स्वतंत्र रहकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर
क्या करेगा? पौधों को उपलब्ध कराएगा, पौधों को उपलब्ध कराते हैं। इनसे अनाज वाली फसलों में 15 से 30% उपज बढ़ती है। और जो नकदी फसल है उसमें, नकदी फसल में 10 से 25% उपज बढ़ती है। तो इसमें क्या है, ये जो जीवाणु है किस में पाया जाएगा? राई, बाजरा तथा ज्वार है, उनकी पौधों की जड़ों के साथ रहता है। जो राइजोबियम नामक जीवाणु था वह तो दलहनी पौधों की जड़ों में पाया गया था। ये क्या है, ये जो पद बताए हैं आपको, इनकी जड़ों के साथ रहता है। इसमें क्या है, पर्णहरित की मात्रा बढ़ाता है। यह जीवाणु मृदा में स्वतंत्र रह के, जैसे एजेक्टोबैक्टर भी स्वतंत्र था, उसी तरह ये भी स्वतंत्र रह के क्या करेगा? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पौधों को उपलब्ध कराता है। इसमें अनाज वाली फसलें हैं अपने, उसमें तो 15 से 30% जो उपज है अपनी उसमें बढ़ोतरी होगी। और जो नकदी फसलें हैं जैसे कि सब्जियां वगैरह हैं, वो सारी फसलें हैं, उनमें 10 से 25% उपज में बढ़ोतरी होगी। तो 3 पार्ट थे जैव उर्वरक के, जैव उर्वरक के 3 पार्ट थे। फर्स्ट था राइजोबियम, सेकंड एजेक्टोबैक्टर हो गया और थर्ड एजोस्पोइरलम। ये तीनों हो गए। अब इसके बाद लिखो, मतलब इसका प्रयोग कैसे करते हैं। ये तो अपने को पता चल गया, अभी 3 रूप में जैव उर्वरक पाए जाते हैं। अब इसके प्रयोग करने की विधि, आगे हेडिंग लगाओ, जैव उर्वरक, जैव उर्वरक प्रयोग करने की विधि। तो इसका जो प्रयोग, ये जो है इसका प्रयोग अपने किस किस रूप में करेंगे। तो फर्स्ट लिखो बीज उपचार, बीज उपचार। तो इसमें लिखो इस विधि में 1.5 से 2.5 लीटर, 1.5 से 2.5 लीटर पानी को गर्म करके, पानी को गर्म करके घोल तैयार किया जाता है, घोल तैयार किया जाता है। क्या करना है, आप अपने को 1.5 से 2.5 लीटर पानी लेना है, उसको गर्म करना है और घोल तैयार किया जाता है। उसमें 600 ग्राम, उसमें 600 ग्राम कल्चर मिलाते हैं। कल्चर मतलब जो जीवाणु थे अपने वो मिलाने हैं। जो राइजोबियम और वो एजेक्टोबैक्टर वो जीवाणु हैं, उन्हें अपने कल्चर भी बोल सकते हैं। उनमें से जो आपको यूज करना है वो कितना मिलाना है, 600 ग्राम कल्चर, 600 ग्राम कल्चर मिलाते हैं। 1 हेक्टेयर के लिए, 1 हेक्टेयर के लिए 1 हेक्टेयर के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले बीजों, प्रयोग में लाए जाने वाले बीजों को फर्श या पॉलीथीन की शीट पर फैला देते हैं।
फैला देते हैं। बीजों के ऊपर कल्चर घोल छिड़क कर घोल मिला देते हैं। उपचारित बीजों को छाया में सुखाकर बुआई कर देते हैं। पहले इतना ही करो। क्या करना है आपको, कोई बर्तन ले लिया, उसमें 1.5 से 2.5 लीटर तक क्या करना है, गर्म पानी लेना है। गर्म पानी लेने के बाद इसमें गर्म पानी लेके घोल तैयार कर लिया। जैसे ये इतना पानी ले लिया, इसका घोल तैयार करना है। इसमें अपने को 600 ग्राम क्या मिलाना है, कल्चर जो भी अपने जीवाणु ले रहे हैं वो मिला दिया। 1.5 से 2.5 क्या ले लिया लीटर पानी, कल्चर लिया अपनों ने 600 ग्राम, अच्छे से मिला लिया। अब अपने जो प्रति हेक्टर मतलब जो भी फसल बोनी है उसके लिए जितनी बीज की आवश्यकता होगी, उस बीज को किसी फर्श या मतलब जो पॉलीथीन की थैली लेके उस पे बिछा देना है। जैसे ये बीज लिए अपने यहाँ रख दिए सारे। अपने जो ये घोल तैयार किया था इससे, इस घोल को इन बीजों के ऊपर डाल के मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद जो ये बीज हैं इनको क्या करना है, ये बीज थे इनको छाया में सुखाना है। धूप में नहीं सुखाना, धूप में सुखाने से तो जीवाणु नष्ट हो जाएंगे। छाया में सुखाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको फसल बोने के लिए खेत में ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने को घोल बनाना है। घोल बनाने के बाद बीजों के ऊपर डाल के उनको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद छाया में सुखाकर फिर फसल के लिए बो देना है। इस तरह अपने बीजों का उपचार कर सकते हैं। इसके बाद लिखो जैव उर्वरकों से बीज तैयार या बीज उपचार हेतु विभिन्न फसलों हेतु पानी की मात्रा निम्न प्रकार है। मतलब जैसे कि अपने जिस टाइप की बीज ले रहे हैं जिस फसल के लिए, तो जैसे बीज की मात्रा भी अलग अलग होती है ना, किसी में थोड़ी की जरूरत है किसी में ज़्यादा। उसी तरह मतलब जितनी बीज की आवश्यकता होगी तो पानी भी उसी के अनुसार ही मिलाना है। तो पहले ही लिख लो मूंग, उड़द और चावल। मूंग, उड़द और चावल, ये तीनों फसल अपने को बोनी है और इनका प्रति हेक्टर बीज उपचार करना है। तो अपने को पानी की मात्रा चाहिएगी, पानी 1 लीटर। इसके अलावा इसमें गुड़ चाहिएगा अपने को 25 ग्राम, गुड़ की मात्रा 25 ग्राम। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। फिर मतलब इनके जो बीज अपने को प्रति हेक्टर जितनी भी आवश्यकता है उन सभी बीजों को उपचारित करना है। इसके बाद दूसरे अपने ले लो चना, मूंगफली, सोयाबीन। चना, मूंगफली और सोयाबीन। इसके लिए अपने को पानी की आवश्यकता है 25 लीटर। पानी चाहिए 25 लीटर।
कल्चर कितना चाहिए 30 ग्राम, गुड़ जो अपना है वो 30 ग्राम। इसी तरह नेक्स्ट लिख लो, इतनी बहुत है। क्या करना है, मूंग उड़द और चावल है, इन तीनों में की फसल लेनी है तो अपने को पानी तो 1 लीटर चाहिए और गुड़ चाहिए 25 ग्राम। इसी तरह चना, मूंगफली और सोयाबीन ले लिया तो पानी 25 लीटर मात्रा और गुड़ की 30। देखो फसलों में बीज की मात्रा के अनुसार इनके पानी में परिवर्तन है और कल्चर में भी परिवर्तन है। तो इस प्रकार ये अपना हो गया जैव उर्वरक टॉपिक पूरा। तो जैव उर्वरक में क्या था, जैव उर्वरक की परिभाषा होगी, जैव उर्वरक कितने प्रकार का होता है और जैव उर्वरक का प्रयोग कैसे किया जाता है। अब इसके बाद उसमें अपने फर्स्ट कर लिया बीज उपचार, सेकंड अपना मृदा उपचार आएगा, पौध उपचार आएगा, कंद उपचार आएगा, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।